Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम आज पढ़ने जा रहे हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हालांकि एवोल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है आपके सीबीएसई से हट चुका है, तो आपको एवोल्यूशन पे ध्यान नहीं देना है। आपको जो मेन पढ़ना है वो है क्या, हेरिडिटी। अब ये हेरिडिटी जो टर्म है ये एक नाम से काफ़ी मिलता जुलता है। बच्चे हेरिडिटी में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन जेनेटिक के बेसिस पे बहुत अच्छे से पता रहता है। जेनेटिक मतलब जो भी आपकी एक से दूसरे जनरेशन में चीज़ें पास आउट हो रही है वो ही क्या कहलाती है, हमारी बेसिकली जेनेटिक्स। अब हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे मम्मी पापा से हमारी मिलती जुलती हैं। ऑब्वियस सी बात है, किसी की शक्ल काफ़ी मिलती जुलती होगी, किसी का बिहेवियर या किसी का रहने का, सर्वाइव करने का तरीका, कुछ ना कुछ ऐसी। हालांकि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आपके मम्मी पापा को, अगर सपोज कोई बीमारी है तो वो आपको भी रहती है, ठीक है। कोई ऐसी एलर्जी वाली प्रॉब्लम अगर होती है तो होता है ऐसा। तो बेसिकली हम अपने मम्मी पापा से काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन क्या हम कह सकते हैं हम कि डिक्टो उनके कार्बन कॉपी हैं? नहीं, कुछ ना कुछ वेरिएशन आया हम में। तो जेनेटिक का मतलब जो भी चीज़ें एक से दूसरे जनरेशन में पास आउट हो रही हैं, साथ में जो उनके अंदर वेरिएशन आ रही है, जो चीज़ें वो अलग हो रही हैं, उन दोनों को कंबाइन करके हम जेनेटिक्स बोलते हैं। हेरिडिटी क्या है? सिर्फ एक से दूसरे जनरेशन में चीज़ों को पास आउट होना, ठीक है। हेरिडिटी और जेनेटिक्स के बीच का डिफरेंस समझ में आया? जेनेटिक वेरिएशन के साथ होगा, लेकिन हेरिडिटी वेरिएशन के साथ नहीं। हेरिडिटी का मतलब एक से दूसरे जनरेशन में चीज़ों को पास आउट करना। Genetics. It deals with the study of heredity and variation. हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों को साथ में स्टडी हम किस में करते हैं? एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक से दूसरी जनरेशन में चीज़ों को ट्रांसफर करना, जो भी कैरेक्टर है, जो भी ट्रेट्स है, यही हमारे कहलाते हैं क्या, हेरिडिटी। नेक्स्ट है वेरिएशन, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में जिस डिग्री पे डिफरेंस आ रहा है उसी को हम कंसीडर करते हैं वेरिएशन। वेरिएशन यानी क्या होना, वेरी होना, चीज़ें अलग अलग होना। तो अलग किससे हो रहे हैं हम? अपने पूर्वजों से, ठीक है। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे मम्मी पापा जैसे दिखते हैं हम डिक्टो वैसे दिख रहे हो, ठीक। हमारी आदतें बिल्कुल सेम टू सेम उनकी जैसी हो, होता है सब हम मैच करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मैच करते, यानी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। अगर सोचो वेरिएशन नहीं आया होता तो सब क्या होते, एक दूसरे के क्लोन होते, एक ही दूसरे जैसे खोए रहते। ऐसा नॉर्मली कहा जाता है कि एक शक्ल के कितने लोग हैं, 7 लोग हैं दुनिया में, ठीक है, जिनकी शक्लें ऑलमोस्ट एक दूसरे से। अच्छा कभी सोचो ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा होता भी इसीलिए है, क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी डीएनए के सेगमेंट हैं, आप चैप्टर 12, आप क्लास 12 में जाओगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहाँ पे आप अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे इसने बताया है कि 0.1% ही ऐसी चीज़ है जिसके बेसिस पे हम एक दूसरे से वेरी करते हैं, नहीं तो सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर डिक्टो सेम है, ठीक है। सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़, कलर, सिंबल सब कुछ सेम है। डिफरेंस किसके वजह से आता है? सिर्फ 1% की वजह से। तो यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 7 पीपल को जो बोलते हैं ना एक शक्ल के होते हैं, उनके अंदर क्योंकि डीएनए तो सबका बेसिकली नाइट्रोजनस बेस जो भी है वो सबका सेम होता है, कुछ पॉइंट पे वेरिएशन आता है, और वो वेरिएशन कभी कभी समहाउ ज़्यादा होता है, कभी कभी काफ़ी क्लोज होता है। तो चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल, आपने भी नोटिस किया होगा ना कि घर में आपके भाई बहन देख के शक्ल बता देते कि नहीं इनके भाई हैं या इनके बहन हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शक्ल में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलती है। तो यही चीज़ें हम पढ़ते हैं किसमें, जेनेटिक्स में, ठीक। एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में, अच्छा एक चीज़ और है, आपने पिछले चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज वाले चैप्टर में, वहाँ पे हमने बताया था सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन किन में ज़्यादा हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, वेरिएशन हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सिर्फ एक पार्टनर इन्वॉल्व था, तो वेरिएशन के चांसेस क्या थे? ना के बराबर थे, क्योंकि चीज़ें जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही हैं तो वेरिएशन कैसे आ पाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में एक्युमुलेशन वेरिएशन का कैसे हो रहा है. हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन आर सीन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहला पॉइंट तो हमने समझ रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच एक बहुत ही हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन आ रहा है. ठीक है, हालांकि वो चीज़ हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं देखने को मिलता. क्यों नहीं देखने को मिलता, इसका भी रीज़न हम जान रखे हैं, क्योंकि एक पेरेंट इन्वॉल्व है, उसी ने अपने आप को कट किया. मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, वो सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं. तो वहाँ पे जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं जीन्स का, तो कैसे फिर वेरिएशन आएगा. इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन काफ़ी हाई डिग्री पे देखने को मिलता है, जबकि एसेक्सुअल में भी होता है बट वो ना के बराबर, यानी इतना कम होता है कि हम उसको नोटिस ही नहीं कर पाते. ठीक है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स और म्यूटेशन. ठीक है, क्यों एक बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांसेस क्यों इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं. ठीक, क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है, मेल का अलग, फीमेल का अलग. ठीक, और साथ ही क्या हो रहा है, म्यूटेशन. अगर सोचो वेरिएशन ही किसको बेसिकली जन्म दे रहा है, म्यूटेशन को. कहीं ना कहीं अब आप सोचो, बंदरों, हम बोला गया है, ये आप भी जानते हो कि हमारे पूर्वज कौन है, बंदर है. लेकिन क्या हम बंदरों जैसे दिख रहे हैं अब, नहीं. यानी कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे अंदर इवॉल्व हुई हैं, तब तो बंदरों से इंसान प्रॉपरली जन्म लिए, होमोसेपियंस सेपियंस आए. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें कैसे आई है, तो ये धीरे 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 धीरे, ये सडन नहीं हुआ है, एक झटके में चीज़ें नहीं पलटी हैं, ये धीरे धीरे वैरी करते करते आज ह्यूमन बींग्स का जन्म हुआ. ठीक है, ये बेसिकली आप देख रहे हो, मेल पार्टनर, फीमेल और मेल, इनके बीच आपस में कुछ ना कुछ वेरिएशन दिख रहे हैं. ठीक है, अभी इस चीज़ को और अच्छे से हम समझेंगे जब हम मेंडल साहब की चीज़ों को बारे में पढ़ेंगे. फिलहाल इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. वेरिएशन अगर सोचो रुक जाए, ना हो, तो चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी या ईजी हो जाएंगी. अगर वेरिएशन नहीं होगा तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर जाएंगी या ईजी हो जाएंगी. ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे. क्यों, क्योंकि भगवान तो अपने नेचर के हिसाब से जितने भी उन्होंने इन्वायरमेंट, जो भी चीज़ें बनाई हैं, उनको वो चेंज करते रहेंगे. ठीक है, नेचर में वेरिएशन आ रहा है, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं. गर्मी, ठंडी, सब कुछ पहले कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वेरी कर करके हो रहा है. वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशन, सब कुछ चेंज है. ठीक, अगर हम इसके हिसाब से खुद को नहीं ढालेंगे तो सरवाइव कर पाना इम्पॉसिबल है. ठीक है, बेसिकली आपको अगर सरवाइव करना है तो आपको नेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना होगा. आप किसी नई जगह भी अगर जा रहे हो, सपोज कर लो किसी नई जगह गए आप, आपको वहाँ की लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता, ए टू जेड कुछ भी 1% कुछ नहीं आता कि वहाँ पे किस भाषा में लोग, अब आप नाइजीरिया वगैरह में चले जाओ, वहाँ पे छोड़ दिया जाए आपको, तो वहाँ पे आप उनकी भाषा बोल पाओगे? नहीं. इनफैक्ट हमारी ही कंट्री में ऐसे अलग अलग ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के भाषा यूज़ किए जाते हैं. बंगाली भाषा, पंजाबी भाषा. आपको वहाँ पे अगर जाना है तो समहाउ उनके जैसा रहना होगा, उनकी कम से कम कुछ नहीं तो उनकी भाषा तो समझनी होगी कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हमसे. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप सर्वाइव कैसे कर पाओगे. तो वही हाल कुछ है हमारे साथ. ठीक, लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में ये सर्वाइवल रेट के चांसेस, वहाँ पे अगर आप बात नहीं भी कर पाओ, इशारे में बात किए, सामान का इधर उधर लेना देना चालू हो जाएगा. ठीक है, कुछ टाइम के बाद आप समझ भी जाओगे. लेकिन हमारी बॉडी अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाई तो चीज़ें क्या होंगी, हम तो ख़त्म, काम ही ख़त्म हो जाएगा हमारा. तो इसीलिए वेरिएशन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे सर्वाइवल आराम से, हम इकोसिस्टम या हमारे इन्वायरमेंट में आराम से सर्वाइव कर पाएँ. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज रिगार्डिंग वेरिएशन. हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग एडवांटेज है वेरिएशन के रिगार्डिंग. जैसे बैक्टीरिया. अब आपको बैक्टीरिया के बारे में एक बात पता है, बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह सर्वाइव कर सकता है. ठीक, आर्की बैक्टीरिया के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. ठीक है, 9th में आपने पढ़ रखा होगा. तो बेसिकली बैक्टीरिया की प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जो हर तरह के रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करना जानती है. ठीक, बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन द हीट वेव. जो हीट में रहता है, ठीक है, वो सोचो हीट वेव यानी
आराम से उसमें सर्वाइव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी हैबिट बन चुकी है उस एनवायरनमेंट में रहना। अब लोगों को, जो लोग पोलर रीजन में रहते हैं, उनको आप यहाँ पे, जो जहाँ पे अच्छी खासी अभी तो ठंड पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे लाके छोड़ दो, तब भी उनको सर्वाइवल रेट के चांसेस उनके काफ़ी लो रहेंगे शुरू में। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा टेम्परेचर रेंज झेलने की उनके अंदर आदत है। तो कहीं ना कहीं उससे कम टेम्परेचर अगर उनको मिल रहा है, ठीक है, टेम्परेचर रेंज और कम, बेसिकली वहाँ पे तो माइनस में टेम्परेचर होता है और यहाँ पे अभी माइनस जैसी स्थिति नहीं है, अंडर 10 भी नहीं है, इनफैक्ट 15 के अंडर चल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे उनको लाओगे तो कहीं ना कहीं उनको गर्मी हो सकता है लगने लगे। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्परेचर की भी उनको आदत नहीं है, वो माइनस में रहने वाले, और यहाँ पे छोड़ दोगे तो कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वेरिएशन हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है, जिस तरह से वो अडॉप्ट कर ले चीज़ों को उस तरह से उनके लिए अच्छा हो जाता है। मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ स्पीसीज इज टू इंक्रीज द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मेन जो इसका रीज़न है, जो मेन एडवांटेज है वेरिएशन का, वो क्या है, ताकि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी सर्वाइवल रेट को बढ़ा दी जाए। इन्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों में जब आप अपने अंदर एडजस्टमेंट लाना शुरू करते हो, अब आप ही सोचो, एग्ज़ाम जब नहीं था, ठीक है, एग्ज़ाम को जब 7-8 महीने थे, आराम से चिल मार के बैठे थे, पढ़ने का लिखने का कोई प्रेशर नहीं, अरे हो जाएगा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं, कुछ हालांकि ऐसे भी होते हैं जो कंटिन्यूस एक स्टडी प्लान के साथ चीज़ों को करते रहते हैं कि नहीं, हमें अगर 4 घंटे पढ़ना है तो हम 4 घंटे बैठ के पढ़ेंगे, चाहे फिर जो हो। वो शुरू से इस रूल को फॉलो करते हैं। और कुछ बच्चे अभी सर पकड़ पकड़ के बैठे होंगे कि यार कैसे होगा, इस बार बोर्ड है, होता है ऐसा। तो ये जो वेरिएशन वाली चीज़ है, ये इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारी बॉडी में आती है, ठीक है। जैसे एग्जाम के प्रेशर के हिसाब से आप पढ़ना लिखना शुरू कर रहे हो, वैसे ही इन्वायरमेंट के हिसाब से वेरिएशन भी हमारे अंदर जन्म लेने लगता है। फ्री ईयर लोब एंड अटैच्ड ईयर लोब्स आर द टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। आपने देखा होगा ईयर लोब जो होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों की जो ईयर लोब होती है, अगर ये चिन रीजन है, कुछ लोग की ईयर लोब कुछ ऐसी होगी और कुछ लोग की ईयर लोब्स ऐसी होगी। यानी बीच जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे क्या है, फ्री है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अटैच है बिल्कुल ईयर लोब। तो फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब, ये दोनों भी किसके हैं, वेरिएशन के ही पार्ट हैं, ठीक है, ह्यूमन में ही है, लेकिन चीज़ें क्या है, एक दूसरे से थोड़ी सी डिसिमिलर है, अलग अलग हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारा मेंडल। मेंडल साहब हमारे कौन है, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि ये जो जेनेटिक्स से रिलेटेड हेरिडिटी वेरिएशन की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये पहली बार हमको इंट्रोड्यूस किसने कराया था, मेंडल ने। इनका पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक। इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, ठीक है, पी प्लांट के ऊपर उन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक को लेके। प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया था, किस प्लांट पे, पी प्लांट। पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम पाइसम स्टाइवम। ही प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने ही प्रपोज किया था एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चीज़ें कैसे एक से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट हो रही हैं, इस चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था। ही सेलेक्ट पाइसम स्टाइवम या गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये थी कि जो मेंडल साहब हैं हमारे, वो बायो से कोई लेना देना नहीं रखते थे। सोचो, उनका बायो से कोई भी ऐसा ताल्लुक नहीं था, फिर भी उन्होंने बायोलॉजी के टर्म में इतनी बड़ी चीज़ हमें प्रोवाइड करा दी। ऑब्वियस सी बात है, अब आप किसी और फील्ड में जाओगे, आप पढ़ने में अच्छे हो, ठीक है, आपको बैठा दिया जाए स्पोर्ट रीजन में, अगर आपको स्पोर्ट रीजन में कुछ भी नहीं आता, ठीक है, सपोज कर लो फुटबॉल या क्रिकेट, तो नॉर्मली सबको कुछ ना कुछ समहाउ तो आता है, ठीक है। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, कबड्डी वगैरह मान लो, बिल्कुल हड्डी जैसा लड़का है, उसको कबड्डी खेलने के लिए भेज दिया गया, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है दिक्कत फेस करेगा वो, ठीक है, कितना भी उसका कहते हैं ना विल पावर अच्छा हो कि नहीं हम जो भी आएगा भिड़ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी तो अंदर से डर लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, सामने इतने तगड़े तगड़े लोगों को देखेगा और खुद बेचारा बिल्कुल हड्डी सा है। तो कुछ ऐसे ही केस था मेंडल के साथ। हालांकि मेंडल के साथ ऐसा कुछ नहीं था, उनको रेसलिंग में नहीं उतारा गया था,
उनके साथ कुछ ऐसा ये केस था कि वो मैथ्स के स्टूडेंट थे और उन्होंने जब बायो के टर्म में चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो बाकी सारे साइंटिस्ट नाराज़ हो गए कि नहीं भैया, हम तुम्हारे बात को मानने वाले ही नहीं हैं। तुम हो मैथ के स्टूडेंट और ला के बायो में अपनी टांग भिड़ा रहे हो, तो हम क्यों माने? तुम्हें बायो के बारे में क्या पता? इनफैक्ट अभी आप तो 10th में हो, 11th-12th में जब जाओगे वहाँ पे भी इनफैक्ट मैथ और बायो वाले स्टूडेंट आपस में भिड़ते रहते हैं हर टाइम। ठीक है, मैथ वाले अपने सब्जेक्ट को बोलते नहीं मैथ बहुत टफ है, बायो वाले अपने सब्जेक्ट को कि नहीं बायो बहुत टफ है। हालांकि टफ दोनों ही सब्जेक्ट है, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। ठीक है, लेकिन वही होता है, सबका अपना माइंड कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे इनको भी यही सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। दूसरा, इनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई? कम्युनिकेशन स्किल की, क्योंकि ये अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराए थे 1856 में। 1856 से 1864 तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया था। वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल जो थी इतनी बेकार थी कि ये अपनी बात को एक से, आज तो हमें छोटी सी भी कोई न्यूज़ होती है, व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे सोशल साइट्स हैं जहाँ पे आप अपलोड कर देते हो, तुरंत वो चीज़ें वायरल हो जाती है। लेकिन पहले तो ऐसा था नहीं। तो पहले के टाइम में जो भी कम्युनिकेशन स्किल थी इतनी पुअर थी कि इन्हें अपनी बात को आगे रखने के लिए भी बहुत सालों तक वेट करना पड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती गई। ही यूज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर गार्डन पी। उन्होंने कई सारे कैरेक्टर्स लेके गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर, वो 7 पेयर क्या क्या हैं? नंबर 1 शीट का शेप, नंबर 2 शीट का कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर लोकेशन और प्लांट साइज। प्लांट साइज है स्टेम साइज। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखना है, डोमिनेंट और रिसेसिव का टर्म। डोमिनेंट और रिसेसिव का टर्म आप कैसे याद रखोगे? डोमिनेंट वो कैरेक्टर हैं जो हमेशा, डोमिनेंट यानी हमेशा अपने आप को बढ़ावा देना, हमेशा ही आगे खड़े रहना। ठीक है, उनके आगे रिसेसिव वाला बेचारा क्या है, सीधा साधा बच्चा है, झुक के ही रहेगा। ठीक है, अगर डोमिनेंट वाला पार्टनर है साथ में तो कभी रिसेसिव अपने आप को शो नहीं करेगा। अगर डोमिनेंट एब्सेंट है तब जाके रिसेसिव अपने आप को शो करता है। ठीक है, शीट शेप में क्या आते हैं? राउंड और व्रिंकल्ड। ऊपर वाला पार्ट क्या है? डोमिनेंट, और नीचे वाला पार्ट क्या है? रिसेसिव। ये चीजें याद रखना। इसको याद करने का हम तरीका भी बता देंगे। कौन सी शीट आप ज़्यादा अच्छी, कौन सी शीट लेना प्रेफर करोगे? जो बिल्कुल राउंड शेप की होगी या जो व्रिंकल शेप की होगी? ऑब्वियस सी बात है, राउंड वाली ही लोगे। तो राउंड वाले केस में डोमिनेंट, व्रिंकल्ड वाला कैसा होता है? रिसेसिव। सीड का कलर, कलर को याद रखना है फर्टिलाइजेशन के रिस्पेक्टिव से। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सा सीड कलर ज़्यादा अच्छा होगा? जो सूखा मटर होगा वो, या जो हरा भरा मटर होगा वो? ऑब्वियस सी बात है सूखेगा, सूखने के बाद ही चीज़ें, सीड जो होते हैं सूखने के बाद आप गीली सीड को डालोगे मिट्टी में तो फर्टिलाइजेशन शो नहीं कर पाएगा, सही से जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सीड कलर में येलो जो है वो डोमिनेंट है, ग्रीन जो है वो रिसेसिव है। नेक्स्ट है इनफ्लैटेड या पॉट का जो शेप है। पॉट का शेप कैसा होगा? मटर, छिम्मी, सीजन चल रहा है, देखा ही होगा। कौन से ज़्यादा अच्छे होते हैं? जो बिल्कुल इनफ्लैटेड होते हैं, जो चिंगड़े चुने से कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में होते हैं, इनफ्लैटेड वाले। तो इनफ्लैटेड डोमिनेंट, कंस्ट्रक्टेड रेसेसिव। ग्रीन और येलो में कौन सा मटर का बेसिकली पॉड अच्छा होगा? ग्रीन वाला, तो ग्रीन डोमिनेंट, येलो वाला रेसेसिव। फ्लावर का कलर, पर्पल और वाइट, कलरफुल चीज़ें हर किसी को पसंद है। पर्पल कलर हमारा डोमिनेंट केस है, वाइट वाला जो है वो रेसेसिव है। लोकेशन फ्लावर की, फ्लावर किसी एक रीजन पे निकले तब वो प्लांट अच्छा माना जाएगा या अलग अलग रीजन पे निकले तब? ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग जगह निकलेगा तो फ्रूटिंग की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो एक्सियल वाला जो होता है वो एक्सिस पे निकलता है। ठीक है, और टर्मिनल वाला टर्मिनेट रीजन पे, यानी बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होता है। तो एक्सियल, डोमिनेंट, रिसेसिव, टर्मिनल। प्लांट का साइज लंबा होना चाहिए या ड्राफ होना चाहिए? तो टॉल प्लांट जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और डार्फ वाला जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। ये थे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट। पी प्लांट को सेलेक्ट करने के क्या एडवांटेज थे? उनमें सबसे पहला आता है क्या? शॉर्ट लाइफ स्पैन। ये जो पी प्लांट है, मटर की सीजन जो है
2 से 3 महीने में ये अपनी फ्रूटिंग वगैरह करके ख़त्म हो जाते हैं। तो इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत, अब सोचो आम के पेड़ पे अगर इन्होंने किया होता एक्सपेरिमेंट, तब तो उन बेचारा आम का पेड़ वैसे का वैसे रहता, मेंडल साहब भले ख़त्म हो जाते, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो इनफैक्ट देख भी नहीं पाते, यही होता। तो यहाँ पे क्या है, पहला नंबर क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसके अलावा एक ही प्लांट में कई सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एक ही प्लांट में आसानी से देखने को मिल गए, तो एक्सपेरिमेंट करने के ये क्या होगा, काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट है बोथ सेल्फ एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल। पी प्लांट में सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों तरह की ही पॉलिनेशन पॉसिबल थी। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सीड यानी एक ही प्लांट में कई सारे नंबर ऑफ सीड आपको मिल जा रहे थे। तो ये था क्या एडवांटेज। क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, क्यों सेलेक्ट किया, अगर पी प्लांट की बजाय कोई और प्लांट सेलेक्ट करता तो क्या दिक्कत आती। तो ये एडवांटेज आपको याद होना चाहिए। नंबर 1, एक ही प्लांट में कई सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। नंबर 2, लाइफ स्पैन कम थी, तो आसानी से जनरेशन टू जनरेशन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे थे। नंबर 3, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों तरह की ही रेंज पॉसिबल थी। और नंबर 4, लार्ज नंबर ऑफ सीड क्या हो रहे थे, प्रोड्यूस हो पा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, मोनो का मतलब एक, यानी एक की हाइब्रिडाइजेशन करके क्रॉस कराया जा रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन टू पैरेंट डिफर इन ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सिर्फ एक पेयर में, याद रखना मोनोहाइब्रिड में सिर्फ और सिर्फ एक पेयर लेके चलते हैं, किसका, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का, जो कि डिफरेंट हो मेल पार्टनर में। इसको हम समझेंगे एक फ्लो चार्ट से। मान लो मेंडल ने क्या लिया, स्टेम हाइट के लिए लिया, स्टेम हाइट। स्टेम हाइट कितने थे, 2 तरह के, एक टॉल वाला और एक डार्क वाला। टॉल वाले को उन्होंने कंसीडर किया कैपिटल टी, डार्क वाले को कंसीडर किया स्मॉल टी। ये उनके क्या हैं, एलिल है, ठीक है, जीन है जो भी है। अब ये एलिलिक फॉर्म में जब भी आएगा, हमारी बॉडी भी क्या है, डिप्लॉयड है, लेकिन हमारे गैमेट कैसे हैं, हैप्लॉयड कंडीशन में है। यानी इस कैपिटल टी में जब मियोसिस होगा तो कोई एक ही चीज बाहर आएगी, यानी कैपिटल टी है तो सिर्फ कैपिटल टी आएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टी आएगा। अब स्मॉल टी और कैपिटल टी जब आपस में क्रॉस करेंगे तो प्लांट कैसा बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखने में वो प्लांट कैसा होगा, टॉल। अब सोचो आप, टॉल ही क्यों होगा, डार्क क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी बताया डोमिनेंट और रिसेसिव वाला टर्म। टॉल प्लांट क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर था, रिसेसिव क्या था, डार्क। हमें बीच का लेके नहीं, मेंडल ने अपने पहली लाइन में लिखा था कि हमें ट्रू प्लांट ब्रीडिंग वाली स्पीसीज चाहिए, बीच का कोई नहीं, या तो प्रॉपर्ली टॉल हो या प्रॉपर्ली डॉर्फ हो, बीच की हाइट वाला कोई भी से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जो केस किया, कैपिटल टी एक प्लांट से दूसरे पेरेंट से क्या आया, स्मॉल टी, जब उन्होंने क्रॉस कराया तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखने में कैसा होगा, टॉल, क्यों, क्योंकि इसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर यानी कैपिटल टी वाले पार्ट प्रेजेंट है। अगर सपोज ये डार्क कंडीशन तभी होगा जब ये वाली कंडीशन आएगी, यानी दोनों तरफ से ही स्मॉल टी। अब उन्होंने, अब कोई ऐसा एक प्लांट, एक सीड तो मिलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, एक से ज़्यादा, तो इसी की टर्म में उन्होंने एक और इसी के जैसे सीड के साथ जर्मिनेशन कराया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो चीज़ें होंगी, इस कैपिटल टी को और इस कैपिटल टी को क्रॉस कराओ, ठीक, क्या बनेगा, कैपिटल टी। इस कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इस स्मॉल टी को इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि कैपिटल वाले टर्म को हम हमेशा पहले लिखते हैं। यहाँ पे जैसे स्मॉल टी और कैपिटल टी, तो पहले स्मॉल टी नहीं लिखाएगा, ये रूल है हमारा, पहले कैपिटल टी लिखाएगा देन स्मॉल टी लिखाएगा। तो यहाँ पे ये प्लांट कैसा होगा, टॉल, ये प्लांट कैसा होगा, टॉल, ये वाला भी टॉल, बट ये वाला कैसा होगा, यहाँ पे तो कोई डोमिनेंट कैरेक्टर है ही नहीं, तो ये होगा डार्क। अब
पूछता है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक, फिनो का मतलब क्या है, फिजिकल, जो देख के आप बता सकते हो। तो टॉल और डार्फ ये आप देख के बता सकते हो। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो है यहाँ पे 3 टॉल है तो 3:2, एक क्या है, डार्फ, यही कंडीशन आ रही है। जीनोटिपिक यानी जीन का रेशियो, जीनोटिपिक, जीनोटिपिक रेशियो में क्या है, एक कैपिटल टी है, इसके जैसा और कोई आपको दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पे 1:2। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी इसके जैसे 2 दिख रहे हैं, इसलिए 2:2। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्मॉल टी है, इसलिए 1। तो ये है हमारा फिनोटिपिक रेशियो जिसमें 3 टॉल आ रहे थे, एक डार्फ था। और ये है हमारा जीनोटिपिक रेशियो जिसमें क्या है, एक प्योर फॉर्म में है, टॉल के फॉर्म में, 2 क्या है, हाइब्रिड कंडीशन में है, और एक क्या है, प्योर डार्फ कंडीशन में। ठीक है, यही हमारा क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस बिटवीन टॉल एंड डार्फ पी प्लांट एंड कलेक्ट ऑल द ऑब्टेन्ड सीड। उन्होंने क्या किया, टॉल, अभी हमने जैसे बताया था, टॉल और डार्फ प्लांट को क्या किया, आपस में क्रॉसिंग ओवर किया, और जितने तरह के सीड्स आए उन सबको क्या किया, कलेक्ट कर लिया। दीज सीड्स आर ग्रू टू जनरेट फर्स्ट हाइब्रिड या फर्स्ट फाइलाइल या फर्स्ट F1 जनरेशन। ठीक है, उन्होंने उस ट्री, जो भी सीड्स आए उसको क्या कराया, जर्मिनेशन कराया, और जो भी चीज़ें उसमें से निकली उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन में पाई गई चीज़ें, या फीलियल फर्स्ट या F1 जनरेशन। ठीक है, अब उन्होंने भले ही टॉल और डार्फ का केस लिया है, लेकिन आप चाहो तो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में कुछ भी ले लो, पॉट का कलर ले लो, पॉट का शेप ले लो, या सीड का कलर, हर जगह वो जो आपके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो थे, या जो भी क्रॉसिंग ओवर का मैनर था, वो हर जगह सेम रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में ही इनफैक्ट दिया है। उन्होंने टॉल और शॉर्ट 2 प्लांट को लिया, क्रॉसिंग ओवर जब कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, लेकिन सारे प्लांट देखने में कैसे हैं, टॉल टॉल ही हैं। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी को उन्होंने फर्दर क्रॉस कराया, तो उन्होंने क्या देखा, 3 प्लांट कैसे निकल गए थे, टॉल, और एक प्लांट कैसा था, शॉर्ट या डार्फ, लेकिन इनका जीन क्या था, अलग अलग था। एक का क्या था, कैपिटल टी, 2 लोगों का क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक सिंगल का क्या था, स्मॉल टी स्मॉल टी। ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा, द F1 प्लांट, जितने भी F1 में आए थे वो सारे कैसे ही थे, टॉल, यानी ये वाला केस आया था हर किसी के साथ, तो इसका केस क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट, इसलिए टॉल। सिमिलर ऑब्जर्वेशन वाज आल्सो फाउंड इन अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड। यही सेम ऑब्जर्वेशन अगर वो सीड कलर लेके करते, पॉट कलर लेके, तब भी यही ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती। यानी एक जो F1 जनरेशन में जो भी चीज़ें आती वो कैसी होती, डोमिनेंट वाली, यानी टॉल ही आती, भले उनका जो जीन बेसिकली जीन्स थे वो अलग अलग होते। एक यहाँ पे आप देख रहे हो, उन्होंने कैपिटल टी लिया था और स्मॉल टी लिया था, लेकिन हाइब्रिड कंडीशन आई तो जीन्स जो होंगे वो हाइब्रिड ही बनेंगे, लेकिन उनका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो डोमिनेंट से मिलता जुलता होगा। ठीक है, when self-pollinated the F1 plant, it observed that some plants of F2 generation are dwarf also। उन्होंने जब F1 वाले केस के साथ क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया, यानी इसी कैपिटल टी के साथ अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ प्लांट उसमें टॉल भी थे, लेकिन सारे के सारे टॉल नहीं थे, डार्फ वाले भी कंडीशन में आए थे। ठीक है, अब इनका रेशियो प्रोपोर्शन क्या है, डार्फ की कंडीशन कितनी थी, एक ही प्रेजेंट था, जितने आ रहे थे यही आ रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यही कंडीशन आई जब उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया F1 जनरेशन को। तो इसमें से फोर्थ में से एक कैसा है, डार्फ, यानी 1/4, और 3 कैसे हैं, शॉर्ट या टॉल, बेसिकली 3 कैसे हैं, टॉल, चारों में से 3 टॉल है इसलिए 3/4, और एक कैसा है, डार्फ, यानी उनका फ्रैक्शन क्या आ रहा है,
1/4. The F1 generation, one pair of traits show, while in F2 generation both pair of traits shown in the ratio 3:1. ठीक है, ब्लेंडिंग नहीं हुई, यानी बीच का मिडिल वाला कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी हाइट बीच में हो, ना ज़्यादा लंबा हो ना ज़्यादा छोटा हो, मिडिल हाइट वाला कुछ भी नहीं था, यानी ब्लेंडिंग नहीं हुई थी। तो यहाँ पे F2 जनरेशन में डार्क कंडीशन यानी डोमिनेंट वाली भी चीज़ें देखने को मिली और रेसेसिव वाली भी देखने को चीज़ें मिली, यानी दोनों ही कंडीशन F2 जनरेशन में फॉलो हुआ था। Mendel called factor that passes through the gametes from generation to generation. Today these factors are called as gene. उन्होंने ये जो एक से दूसरे जनरेशन में चीज़ें पास आउट हो रही हैं, उन्होंने इसका नाम क्या रखा? फैक्टर। लेकिन आज इन्हीं फैक्टर को हम किसके टर्म में जानते हैं? जीन। एक से दूसरे जनरेशन में आज आप नॉर्मल भाषा में बोलो तो क्या पास आउट होता है? जीन पास आउट होता है, जीन से ही तो जेनेटिक बन रहा है। तो बेसिकली मेंडल को जीन का नाम नहीं पता था, उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या पास आउट हो रहा है, तो उन्होंने चुपचाप उनका नाम क्या रख दिया? फैक्टर्स। लेकिन आज हमें पता है कि एक से दूसरे जनरेशन में क्या चीज़ें पास आउट होती हैं? जीन्स पास आउट होती हैं। ठीक है, जीन्स दैट कोड फॉर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कॉल्ड एलील। जो भी जीन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के पेयर को कोड करते हैं उन्हें ही हम कहते हैं एलील। जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे ही क्या है? एलिलिक फॉर्म है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। दिस क्रॉस वॉज कंडक्ट ऑन ट्रू ब्रीडिंग, यानी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट। अब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, ये याद रखना है कि ये किस पे हुआ था? ट्रू ब्रीडिंग पे। ठीक है, या तो प्रॉपरली टॉल या तो प्रॉपर्टी डार्क, यानी यहाँ पर गैमेट्स का भी जो भी इनके जीन्स है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कॉन्सेप्ट में नहीं था। कैपिटल टी ही कंडीशन होनी चाहिए या स्मॉल टी ही कंडीशन होनी चाहिए, कैपिटल टी स्मॉल टी की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है।